Hi students. So till now we have already started and we have discussed in the part of the female reproductive system. So we have already discussed male reproductive system, uh, female reproductive system. Then in that we have already started and we were discussing in the last lecture till the puberty in case of female. तो अभी तक हमने रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन जो चैप्टर हमने उसको स्टार्ट किया है और उसमें हमने अभी तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो हमने पढ़ाई किया है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। और उसी सत्र में हम आगे बढ़ते हुए कहाँ तक पढ़े हैं, हमने पढ़ा है प्यूबर्टी इन फीमेल। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो प्यूबर्टी ऑफ फीमेल जो मतलब दैट इज द एज, एक्चुअली प्यूबर्टी मतलब होता है कि जो दैट इज अ टाइम पीरियड ऑफ द फेज ड्यूरिंग विच द individual human being, that is in case of male or female, they get mature and they get ready for the reproductive processes, है ना। तो उसमें सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, मेल में क्या होगा, फीमेल में क्या होगा, क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, सो व्हाट वी हैव दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। तो उसमें हमने फीमेल का डिस्कस कर रहे थे, तो हमने डिस्कस कर लिया था लगभग। तो अभी हम आगे आज क्या पढ़ेंगे, टुडे विल स्टडी स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि नाउ वी नीड टू स्टडी एंड टू अंडरस्टैंड अबाउट द गैमेट फॉर्मेशन बोथ इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। तो गैमेट जो है, जैसे मेल के केस में, ह्यूमन मेल के केस में गैमेट यहाँ पे क्या है, दैट इज योर स्पर्म, एंड फीमेल के केस में क्या है, दैट इज योर ओवा और एग। तो वो कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज हम दो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला तो है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब होता है मेल गैमेट कैसे बनता है, वो डिस्कस करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे ओवा और एग, वो कैसे बनता है, उसका जो प्रोसेस है वो देखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच द स्पर्म इज गेटिंग synthesized, that is called spermatogenesis, or the process by which the male gamete, sperm क्या है, मेल गैमेट है। तो मेल गैमेट मतलब स्पर्म कैसे बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कैसे बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या प्रोसेस है, दैट वी वांट टू स्टडी इन डिटेल, राइट। सो इन दिस प्रोसेस, अभी जो टोटल प्रोसेस है, सो दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, बेसिकली 2 स्टेप। But before that, what we should know that what are the different types of organism. What are the different types of organism we can actually differentiate on the basis of this reproductive development of the gamete formation. ठीक है, क्या क्या कितने तरह के ऑर्गेनिज्म है, उनमें कैसा जो गैमेट फॉर्मेशन होता है या फिर जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो कैसा होता है, वो हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। उसके बाद हम ह्यूमन के केस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला, the organisms are classified in 3 categories on the basis of location of the testis and the testicular cycle. अब testicular cycle का मतलब क्या है, हम जो टोटल जो organisms है जो कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मेल गैमेट बनाते हैं, फीमेल गैमेट बनाते हैं। तो अभी हम मेल की बात करेंगे, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि हम क्लासीफाई कितने बेसिस में, कितने तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, किसके बेसिस में क्लासीफाई कर सकते हैं, 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। और बेसिस क्या है यहाँ पे, टेस्टिस का लोकेशन, किस लोकेशन में है, लोकेशन क्या है टेस्टिस का, पोजीशन क्या है बॉडी में। दूसरा है टेस्टिकुलर साइकिल, टेस्टिकुलर साइकिल मतलब फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट, मतलब कब जो मेल गैमेट बनता है, किस समय बनता है, क्या टाइम होता है वो, उस समय कब ये बनता है, वो हम बात करेंगे। उसके बेसिस में हमने तीन तरह से डिवाइड किया है। पहला क्या है, सीजन ब्रीडर्स और सीजनल ब्रीडर्स। तो सीजन ब्रीडर्स और सीजनल ब्रीडर्स मतलब क्या होता है, there is a reproductive breeding season, specially there is a reproductive breeding season। इसका मतलब क्या है कि there are some animals or organism which only reproduce during a particular season in the year, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं seasonal breeders। मतलब क्या है, ये साल भर या आप कह सकते हो कि throughout the year they are not going to reproduce or they are not going to reproductively active नहीं रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे आप अभी समर का सीजन है तो आपको मैंगो मिल रहा है ना, तो सो द फ्रूट इज आल्सो समटाइम्स सीजनल फ्रूट्स। वैसे ही यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है ये भी सीजनल होता है किसी कुछ ऑर्गेनिज्म के केस में, जैसे हम उसको बोलते हैं, जो ऐसा करते हैं उसे हम कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स। ब्रीडर्स मतलब क्या है, ब्रीड करना, ब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। सो द सीजनल ब्रीडर्स, देयर इज रिप्रोडक्टिव ब्रीडिंग सीजन, ठीक है। एंड व्हेन
they reproduce and in the other season they do not reproduce. वही मैंने आपको बताया कि सिर्फ प्रिसाइसली उसी सीजन में ये रिप्रोड्यूस करेंगे, बाकी जो दूसरा सीजन या दूसरा जो टाइम का समय है उसमें ये रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, ठीक है ना। नाउ व्हेन देयर इज अ ब्रीडिंग सीजन द टेस्टिस descend into the scrotal sac or scrotum। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है कि जैसे आपने देखा था कि हमारे ह्यूमन मेल के केस में हमने क्या पढ़ा था कि जो टेस्टिकल्स है दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इन इट इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, है ना। और कैसे रहता है, देयर इज अ पॉच और सैक लाइक स्ट्रक्चर वेयर इट इज एक्चुअली लोकेटेड और सिचुएटेड। बट अभी इनके केस में, किनके केस में, जो सीजनल ब्रीडर्स हैं, सिर्फ सीजन में ही इनका ब्रीडिंग होता है। इनमें क्या होता है, इनमें जो टेस्टिस है जब ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है उस समय जो टेस्टिकल्स है that will be present inside the abdomen and it will only come out during the breeding season। तो जब सिर्फ ब्रीडिंग सीजन होगा तब ही ये एब्डोमिनल से डिसेंड होके, मतलब नीचे आके स्कॉट्रम या स्कॉट्रल में आएगा। समझ में आया ना। नाउ इन एनिमल्स लाइक ह्यूमन, लायन, हॉर्सेस द टेस्टिस आर ऑलवेज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, जो हमने बात किया था, ठीक है ना। मतलब स्कॉट्रम में टेस्टिस हमेशा बाहर रहेगा जो कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है, ठीक है। एंड आफ्टर द प्यूबर्टी दे रिमेन फंक्शनल, ठीक है। तो प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, ये फंक्शनल होता है। तो समझ में आया ना आपको। तो जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग द सीजन ओनली द टेस्टिस विल डिसेंड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी एंड देन द रिप्रोडक्शन विल ऑकर, ठीक है। नाउ द टेस्टिस आर ऑलवेज इंट्रा एब्डोमिनल, एग्जाम्पल व्हेल, एलिफेंट, इनके केस में ऐसा होता है, ठीक है, कि हमेशा ही एब्डोमेन के अंदर रहेगा। समझ में आया। तो ये एक कैटेगरी हो गई। तीन तरह की कैटेगरी आपके हो गया। एक सिर्फ सीजन के समय, जब सीजन होगा तभी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आएगा। दूसरा हमेशा एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है। तीसरा हमेशा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहता है, जैसे व्हेल है, एलिफेंट है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट्स इन 2 phases। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस कितने फेज में कंप्लीट होता है, बेसिकली 2 फेज में कंप्लीट होता है, ठीक है। पहला वाला क्या फेज है, बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटेड। 2 स्टेज होगा, पहला होगा स्पर्मेटिड बनेगा, दूसरा क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगा, ठीक है। पहला क्या होगा, स्पर्मेटिड बनेगा, दूसरा स्टेप क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, लेट अस सी इट इन मोर डिटेल। फर्स्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ओके। नाउ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड को भी हमने सब डिवीजन में और भी बहुत सारे स्टेप में, सब स्टेप जो है उसमें डिवाइड किया। एक होता है मल्टीप्लिकेशन स्टेज, दूसरा होता है ग्रोथ फेज, तीसरा होता है मैचुरेशन फेज, ठीक है। ये 3 फेज होंगे एंड आफ्टर दिस द लास्ट फेज विल बी द स्पर्मेटोजेनेसिस वेयर द स्पर्म विल प्रॉपर्ली, दैट मोटाइल स्पर्म विद टेल विल फॉर्म, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो एक स्टेप को लेके हर एक स्टेप के बारे में बात करेंगे। पहला, The spermatid is a circular structure। सबसे पहले आप देखो जो स्पर्मेटिड बनेगा, पहला जो स्टेप है हमारा, जो स्पर्मेटिड बनने का, जो वो क्या होता है, अच्छा जैसे आप सबको पता है, आपने क्लास 10 में पढ़ा भी होगा, 10 में 9 में, कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप सबको पता है। इट इज नॉट सर्कुलर, इट इज एक्चुअली हैविंग अ स्पिंडल शेप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, हेड, देन इट इज हैविंग मिडिल पीस, हेड, मिडिल पीस एंड द टेल पार्ट। तो ऐसा होता है आपका जो स्पर्म का सेल। स्पर्म इज आल्सो सेल बट इट इज अ मॉडिफाइड सेल। लेकिन जो स्पर्मेटिड, पहले जो स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता है। तो पहला स्टेज क्या है, स्पर्मेटिड बनेगा। और स्पर्मेटिड क्या है, उसका जो स्ट्रक्चर कैसा हो, इट इज सर्कुलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड व्हिच डज नॉट लुक लाइक स्पर्म। क्या मैंने अभी जो बताया, तो पहला आप सिर्फ जो आप स्पर्मेटिड को देखोगे तो आप वो कैसा दिखेगा, इट विल बी सर्कुलर। इसका मतलब स्पर्म कैसा होता है, स्पिंडल शेप, उसमें 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो स्पर्मेटिड कैसा होगा, सर्कुलर होगा, लेकिन स्पर्म जो होगा वो आपका स्पिंडल शेप का होता है, ठीक है। Now the process by which the circular spermatid become actual motile sperm, that is spermiogenesis। मतलब spermiogenesis के बाद जो होता है आपको, जो परफेक्ट जो मोटाइल स्पर्म है वो बनता है, जो हमने जिसका डायग्राम पहले भी देखा है लोअर क्लासेस में, बिल्कुल वो, ठीक है ना। तो स्पर्म जो है मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब क्या, मूव कर सकता है। तो स्पर्म मूव कैसे करता है, बाय द हेल्प ऑफ द टेल पार्ट, ठीक है। तो लेकिन जब स्पर्मेटिड होता है, जो बनता है फर्स्ट टाइम, दैट इज एक्चुअली नॉट मोटाइल, दैट इज नॉन मोटाइल सर्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन जो आपका स्पर्म होगा वो मोटाइल होगा। और वो होता कैसे है, किस प्रोसेस से बनता है वो, द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस,
ठीक है। नाउ इट इज कंप्लीटेड इन 74 डेज। कितना समय लगता है ये पूरा जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के लिए? 74 डेज लगता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है? टेकिंग प्लेस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कहाँ पे होता है ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पार्ट है, जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इसका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा था। आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैव रिमेंबर दैट, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि जो 74 डेज में हो जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस जो प्रोसेस है, उससे स्पर्मेटिड से क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। 74 डेज में बनेगा। कहाँ बनेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा। किसके इन्फ्लुएंस में बनेगा? देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेक्स हार्मोन दैट इज अ टेस्टोस्टेरोन, द sperm will form, or the what we can say, the spermatogenesis will happen. As a result, the sperm will form from the spermatids, ठीक है। now in case of human, इंसान के केस में क्या होता है? टेस्टिस जो होता है ये एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होता है पहला। फर्स्ट ऑफ ऑल द इन फर्स्ट केस इट इज डेवलप इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। उसके बाद क्या होता है? देन इट स्लोली डिसेंड, मतलब धीरे धीरे वो फिर क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आके स्कॉट्रम में सेटल होता है। और ये सब होता कब है? 7th month of the embryonic development. During the 7th month of the embryonic development, ये आपका जो स्कॉट्रम में जो टेस्टिस है एब्डोमिनल कैविटी से स्कॉट्रम में आ जाता है, ठीक है। और किसके इन्फ्लुएंस में? अंडर द FSH, ठीक है। सो दैट वाज द बेसिक जस्ट एन अंडरलाइन एंड ओवरव्यू अबाउट दिस spermatogenesis. Now we will study it in detail. Okay, so we'll discuss one point, each and every point in detail, and at the end we will see the flow chart to understand the entire process. Again, we'll discuss it again. Now, spermatogenesis. It takes place, कहाँ पे होता है? It takes place in seminiferous tubule, which lined with germinal epithelium. हमने पहले भी देखा है कि जो seminiferous tubule का हमने सेक्शन लिया तो इसका जो आउटमोस्ट या फिर जो इसका लाइनिंग है वो क्या होता है? किससे बना होता है? जर्मिनल एपिथेलियम से, ठीक है ना। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, 2 तरह के सेल मिलेंगे हमको, ठीक है ना। इस यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में मेल केस में पहला क्या है? द जर्म सेल, एंड अदर वन इज योर सर्टोली सेल, ठीक है। जर्म सेल्स आर केपेबल ऑफ अंडरगोइंग मियोसिस टू फॉर्म गैमेट्स और स्पर्म इन दिस केस। तो जर्म सेल क्या कर सकता है? इट कैन कैपेबल टू अंडरगो मियोसिस। तो इसमें मियोसिस हो सकता है। जर्म सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस व्हाट इट कैन डू? इट कैन अंडरगो मियोसिस एंड देन इट कैन after the meiosis it can form the gametes or the sperm. तो जर्म सेल क्या कर सकता है? मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा क्या बन सकता है? मेल गैमेट बन सकते हैं जो कि स्पर्म है, ठीक है। इंसान के केस की बात, इन द केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। Now the germ cell go under mitotic division. पहले क्या करेगा जर्म सेल? माइटोटिक डिवीजन करेगा, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा। Germ cell will go under mitotic division or multiplication phase. That is the first phase. इससे क्या होगा? As a result, what we will get? As a result, we'll get daughter cells, which are produced and which are 2n in number. ठीक है, तो डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड नहीं होता है। तो डॉटर सेल जो बनेगा वो क्या होगा? 2n नंबर होगा, मतलब डिप्लॉयड होगा। And this process will continue to form more diploid cell. अभी ये जो प्रोसेस है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, माइटोटिक डिवीजन है, तो ऐसे बहुत सारे, मतलब सिर्फ 2 डॉटर सेल नहीं, अभी फिर जो 2 डॉटर सेल बना उससे फिर और सारे सेल बनेंगे, फिर उससे फिर और सारे सेल बनेंगे। सॉरी, जो आपके जर्म सेल है, गलती हो गया, प्लीज ट्राई टू करेक्ट इट। From all the germ cells, this same process will again and again repeated. As a result, we'll get lot of, from one cell we'll get 2 daughter cells with which are actually diploid in nature. वैसे हमें और भी कितने मिल जाएंगे? वैसे मल्टीपल डिवीजन होगा और हमें मल्टीपल डॉटर सेल मिलेंगे, ठीक है ना। और सब क्या है? 2n है, 2n in number, that is chromosome number n, 2n. As a result, we can say this is diploid. Now, these diploid cells are known as spermatogonia. Due to the mitotic division or due to the mitosis cell division, from किसका सेल डिवीजन, किसका डिवीजन हो रहा है? कौन सा सेल का? जर्म सेल का, ठीक है। तो हमें क्या मिलेंगे? डॉटर सेल मिलेंगे, और ये जो डॉटर सेल है वो डिप्लॉयड होता है। इसका नाम हमने क्या रखा है? इसको हम कहते हैं, ये जो सब डॉटर सेल है इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं हम इसे? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना। नाउ सम ऑफ दी स्पर्मेटोगोनिया आर गोइंग टू बिहेव लाइक स्टेम सेल्स।
ठीक है। अब इसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है जो कि किसकी तरह बिहेव करेगा, स्टेम सेल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स दे विल ओनली मल्टीप्लाई एंड फॉर्म मोर स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्टेम सेल के साथ जैसा बिहेव करेगा, मतलब क्या बिहेव करेगा, इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यू करेगा सिर्फ मल्टीप्लाई होके फिर से ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया बनाता रहेगा। ये इसका काम क्या है, ये बार बार मल्टीप्लाई करेगा और बार बार स्पर्मेटोगोनिया का कॉपी बना, क्योंकि माइटोटिक मतलब क्या होता है, इट्स अ कॉपी। माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या करते हैं, नंबर इंक्रीज करते हैं, जेनेटिकल कोई भी जो जेनेटिकल लेवल में, जेनेटिक जो है आपका जो जीन लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ कॉपी बनता रहता है, सिर्फ कॉपी बनेगा, एक से सेल से दो सेल, दो से चार, चार से छह, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो वो जो स्पर्मेटोगोनिया, इसमें से कुछ जो सेल होता है, जो भी स्पर्मेटोगोनिया हमने अभी बताया आपको, उसमें जो कुछ सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टेम सेल के जैसे बिहेव करते हैं। इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई करते हैं और अपना नंबर को इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। अब ऐसे सेल को जो मल्टीप्लाई करते हैं और स्टेम सेल के जैसे बिहेव करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, उस ग्रुप ऑफ सेल को हमने क्या कैटेगरी, किस एक कैटेगरी में डिवाइड किया, उसको बोलते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। वैसे स्पर्मेटोगोनिया को जो कि माइटोटिकली डिवाइड करके नंबर इंक्रीज करता रहता है, जो दो दैट मींस दे आर बिहेविंग लाइक स्टेम सेल्स, वैसे जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, उसे हम कहते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, समझ में आया। अब बाकी जो बचे द अदर्स, उसे हम बोलते हैं टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, विच विल, वो सारे जो स्पर्मेटोगोनिया वो क्या करेंगे, विच विल एंटर द नेक्स्ट फेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी जो टाइप बी वाला स्पर्मेटोगोनिया, यही जो नेक्स्ट स्टेप जो है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो मतलब एंटर करेंगे उसमें, ठीक है। इसका मतलब है कि आधा, लगभग आधा सेल ऐसा ही होता है आपका टाइप ए या टाइप, आधा सेल टाइप बी जैसा होता है। अब नेक्स्ट फेज में क्या होगा, नेक्स्ट फेज इज योर ग्रोथ फेज। अब यहाँ पे क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया विल इंक्रीज, ग्रोथ फेज मतलब क्या है, स्पर्मेटोगोनिया का जो साइज है वो इंक्रीज होगा। कैसे होगा, बाय एक्वायरिंग न्यूट्रिएंट्स, कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट को एक्वायर करता रहेगा और साइज अपना इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी जैसे अभी हमने पहले शुरू में क्या देखा, माइटोटिक डिवीजन हुआ था, इसका मतलब क्या है, सिर्फ कॉपीज बनाता सेल का, कोई भी जेनेटिक जो चेंजेस वो नहीं हुआ था। इसमें भी बिल्कुल वैसा होगा, मैचुरेशन फेज में भी, या ग्रोथ फेज में भी ऐसा होगा कि सिर्फ साइज बढ़ेगा, ओनली बाय एक्वायरिंग न्यूट्रिएंट्स, देयर इज नो चेंज इन जेनेटिक लेवल, ठीक है। सो इट विल ओनली इंक्रीज इन साइज, नो जेनेटिक चेंज। अब ये वाला जो स्टेज है, जो ग्रोथ फेज में अपना साइज इंक्रीज कर रहा है लेकिन कोई भी जेनेटिक चेंज नहीं कर रहा है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। अब इस वाले, अभी ये जो सेल बन गया आफ्टर द ग्रोथ फेज, आफ्टर द इंक्रीज इन द साइज बाय गेनिंग द न्यूट्रिएंट्स, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फेज क्या है, नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड मैच्योरेशन। पहला मल्टीप्लिकेशन था, दूसरा था ग्रोथ फेज, अभी क्या है, मैच्योरेशन फेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मियोटिक डिवीजन होगा। देखो पहले क्या हुआ था, माइटोटिक हुआ था। ग्रोथ फेज में जो सेल का जो स्ट्रक्चर है या सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया था, क्यों, बाय एक्वायरिंग न्यूट्रिएंट। अब ये थर्ड स्टेज जो है, लास्ट हम जिसे कह सकते हैं, इसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। इसमें क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक नहीं होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। और इसे मियोटिक फेज भी कहते हैं। इससे क्या होगा, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस 1, ठीक है। और क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म एन डॉटर सेल, क्यों, क्योंकि आप सबको पता है कि मियोसिस जो है इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन, और आपका जो माइटोसिस इट्स इक्वेशनल डिवीजन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, हमने देखा था कि माइटोटिक डिवीजन जब हुआ, स्पर्मेटोगोनिया जब बना जर्म सेल से, तब जो जेनेटिक लेवल पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ था और जो आपका क्रोमोसोम था वो डिप्लॉयड था या 2n था। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो डॉटर सेल बना वो क्या है, n नंबर है, मतलब हेप्लॉयड है डॉटर सेल, ठीक है। नाउ ईच विल गो अंडर मियोसिस 2 अगेन। अब इसके बाद जो हर एक डॉटर सेल n जो आप हेप्लॉयड डॉटर सेल है, इनमें फिर से क्या होगा, फिर से मियोसिस 2 होगा, ठीक है। एंड क्या करेगा, एंड इट विल फॉर्म हेप्लॉयड डॉटर सेल, ठीक है। अब ये जो हेप्लॉयड डॉटर सेल बनेगा एंड दे फॉर्म द सेकेंडरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte से अभी फिर क्या बन गया, फाइनली आपको सेकेंडरी oocyte मिल गया, ठीक है। तो थोड़ा डायग्राम देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। अभी तक खत्म नहीं हुआ, स्पर्म अभी तक पूरा बना नहीं है। नाउ दिस इज द फ्लो चार्ट और डायग्राम व्हाट वी से। नाउ यू कैन सी दिस इज द germinal epithelium। इसमें जर्म सेल्स है, ये जो आपके क्यूब लाइक।
अब इसमें मैंने बताया था कि क्या होता है ये जो मल्टीप्लिकेशन फेस है, तो क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो उसमें माइटोसिस के जो सेल बन जाएंगे, ठीक है, वो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत सारे और सेल बन जाएंगे। तो इसमें हमने दो तरह के सेल बनाए थे, आधा टाइप बी टाइप, आधा टाइप ए टाइप, ठीक है। अभी जो आधा ए टाइप है, तो जो माने ये सब क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, तो ये क्या करेगा, इट विल बिहेव लाइक स्टेम सेल एंड प्रोड्यूस मोर स्पर्मेटोगोनिया, डिवाइड माइटोटिकली, यही मैंने आपको बताया था। ये स्पर्मेटिया है, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया है, इसको हम स्टेम सेल भी बोल सकते हैं। क्या ये करेगा क्या, ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा और अपना नंबर, स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज करता रहेगा। और टाइप बी है, टाइप बी में हमने देखा था कि जो डॉटर सेल है, क्योंकि ये माइटोटिकली डिवाइड हुआ था जर्मिनल एपिथेलियम से या जर्म सेल से, तो इनका जो क्रोमोसोमल जो क्रोमोसोम जो है वो 2n है, ठीक है। और ये जो है आपका, दिस इज नाउ now it is actually going for finally it will form two daughter cell, which are now because of the meiosis. This is by meiosis 1, you can see here, this is meiosis 1, this is meiosis 2. So meiosis 1, और ये जो आपका जो डॉटर, यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो डॉटर सेल है जो कि डिप्लॉयड है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अब इस जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अंडरगो मैचुरेशन फेस, और उसमें क्या होगा, जो मियोसिस है, वो मियोसिस इस केस में यहाँ के बाद क्या होगा, ये जो 2n नंबर आपका प्राइमरी साइट है, इसके बाद मियोसिस होगा, मियोसिस 1 होगा। इससे क्या बनेगा, दो डॉटर सेल बनेंगे n नंबर, ठीक है ना, क्रोमोसोम के साथ, जिसका मतलब हेप्लॉइड है। और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। उसके बाद फिर से आपका ये जो n जो आपके डॉटर सेल हैं with the n number of chromosome, then what will happen, they will undergo again division, and there is again what, meiosis 2, ठीक है, सॉरी नॉट meiosis 2, माइटोसिस 2, ठीक है। अभी ये लास्ट स्टेज जो होता है, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, लास्ट स्टेज जो है ये फिर से माइटोसिस होगा मियोसिस में, ठीक है, ये माइटोसिस। दिस इज इक्वेशनल डिवीजन, तो फिर क्या होगा, ये कॉपी बना देगा फिर से, ठीक है। इसके एन जो आपके क्रोमोसोम नंबर n है, उसके दो डॉटर सेल बनेंगे, उसके भी क्रोमोसोम नंबर n होंगे, यहाँ पे भी वैसा ही होगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक फ्लो चार्ट टू अंडरस्टैंड द एंटायर कंडीशन, ठीक है। अब क्या है, ये जो आपके जो आपको फाइनली हमें जो मिला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, स्पर्मेटिड्स। जो स्पर्मेटिड्स अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्पर्मेटिड क्या है, जो सेकेंडरी साइड है, जो स्पर्मेटिड्स हमको मिला है फाइनली, सर्कुलर इन शेप, ये मोटाइल नहीं होता, ये नॉन मोटाइल होता है, और ना ही स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होता है विद टेल लाइक स्पर्म। सो दिस इज स्पर्मेटिड। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस, आफ्टर द स्पर्मेटिड्स, अभी इसके बाद स्पर्मेटिड जो बन जाएगा फाइनली, विच ऑल आर हेप्लॉइड, ये भी हेप्लॉइड, ये भी सब हेप्लॉइड, जितने भी स्पर्मेटिड बने हैं सब हेप्लॉइड्स। सो दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द स्पर्मेटिड्स आर फॉर्मिंग। Then after that, the spermatids will undergo a process called spermiogenesis. ये circular जो spermatid structure है, it will go under a process that is called spermiogenesis, and then finally the spindle shape structure with tail or sperms will form. ठीक है, so this is the process by which the sperm is actually forming in the testis from the germinal epithelium or the germ cell. तो germ cell से sperm ऐसे इसी प्रोसेस से बनता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस, सो वी हैव डिस्कस इट, लाइक जर्म सेल से आपका पहले मल्टीप्लिकेशन फेज है, तो उसमें आपका टाइप ए, टाइप 2, टाइप ए और टाइप बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया बन गया। उसके बाद है जो टाइप बी टाइप है, देन इट विल गो एंड एक्चुअली दिस विल गेट मैच्योर, सॉरी ग्रोथ, एंड इट विल गेन न्यूट्रिशन, and this is the cell which is forming, or the daughter cell from the type B, they are diploid because it is forming mitotically, that is the reason. Now after that, the primary spermatocytes, it will go under a maturation phase, that is meiosis 1, that is a reductional division that you can see clearly, very clearly I have written here, reductional division. And as a result, from the diploid cell structure of the daughter cell, the two haploid daughter cells forms, ठीक है। Then these two diploid cells, daughter cells, they will actually divide again mitotically, and they will form another new daughter cells, and which are also haploid in nature. And this is equitation
इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल मतलब क्या होता है, सेम मतलब इक्वल इक्वल, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द spermatogenesis or spermiogenesis, which precisely we can say this is the process by which the sperms are actually forming, ठीक है, in the case of human male. Now there are certain changes are actually can be seen during the spermiogenesis. So there are some changes during the spermiogenesis that we need to discuss. What are the changes are happening during the spermiogenesis, that is the formation of the sperm from spermatids of the secondary spermatocytes, ठीक है। Now first is the condensation of the nucleus by losing, ठीक है, मतलब स्पर्म जो बनता है उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चेंजेस आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला है कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस बाय लूजिंग एमआरएनए, ठीक है, तो एमआरएनए को लूज करके न्यूक्लियस कंडेंस हो जाता है एंड एसिड, सिर्फ एमआरएनए नहीं एसिटिक प्रोटीन को भी, ठीक है, इन दोनों को मतलब बाय लूजिंग दिस एमआरएनए एंड एसिटिक प्रोटीन द न्यूक्लियस इज गेटिंग कंडेंस continuously. Then as a result, the remain of the nucleus, that is DNA plus basic protein. इसका मतलब क्या है, तो जो न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ आप क्या बचेगा, उसमें सिर्फ कुछ बेसिक प्रोटीन और डीएनए, बिकॉज ऑल अदर एसिटिक प्रोटीन एंड एमआरएनए इज ऑलरेडी lost, right? Next, the shape of the nucleus changes. The shape of the nucleus changes. It become pointed, little oval and flat in case of human sperm. तो शेप ऑफ द न्यूक्लियस या जो न्यूक्लियस का शेप है वो भी बदल जाता है। होता कैसे, पॉइंटेड हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा ओवल पॉइंटेड हो जाता है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसके केस पे, ह्यूमन स्पर्म के केस में ऐसा होता है, ठीक है। और क्या होगा, द गोल्जी बॉडीज ब्रेक्स, गोल्जी बॉडी क्या होगा, टूट जाएगा सेल के, ठीक है, इनटू व्हाट, इनटू टू पार्ट्स, द बिगर वन इट फॉर्म्स द एक्रोसोम and the remaining part which later on degenerate is known as Golgi rest. क्या कह रहा है, जब सेल में जो गोल्जी बॉडीज होता है वो भी टूट जाएगा, ठीक है, दो पार्ट बनाएगा, एक बड़ा और एक उससे कंपैरेटिवली छोटा। जो बड़ा वाला है वो क्या बनाएगा, स्पर्म में कैसा कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, एक्रोसोम, और जो बचा हुआ रहेगा दैट विल बी गेट डीजेनरेटेड, फाइन। नाउ दिस एक्रोसोम सीक्रेट्स द स्पर्म लाइसिस, ये थोड़ा सा गलत है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज नॉट स्मेयर और समथिंग, स्पर्म, ये स्पर्म है, स्पर्म, स्पर्म, सॉरी, so this is sperm lysis, okay, so you please correct this sperm lysis. Now in acrosome secrete the sperm lysis, मतलब एक्रोसोम में क्या मिलेगा हमें, sperm lysis मिलेगा, and which is an enzyme. तो sperm lysis है क्या, it's an enzyme which is which are going to digest all the layer of the egg. ये जो आपका sperm होता है, sperm के बिल्कुल फ्रंट पार्ट में, एंटीरियर पार्ट में एक्रोसोम रहता है, ठीक है, इसका काम क्या है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं स्पर्म लाइसिस। तो जब भी स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग के साथ, सो this acrosome is actually helping the sperm to penetrate inside or go inside the egg, ठीक है। So the same thing is repeated here. So the digest all the layers, क्या कह रहे हैं कि the acrosome secretes the sperm lysis which is an enzyme and which are going to digest all the layer of the egg. वही मैंने बताया कि लेयर के जो सारे अपर लेयर होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, या तो उसको कह सकते हैं डाइजेस्ट कर देता है, कौन, स्पर्म लाइसिस, जो कि स्पर्म के बिल्कुल एंटीरियर पार्ट में एक्रोसोम में होता है। इससे फायदा क्या, इससे फायदा ये है कि स्पर्म को एग के अंदर जाने में इजी होता है, एज ए रिजल्ट द स्पर्म विल गेट the sperm is actually fertilizing the egg, ठीक है। Now the complete structure is covered with plasma membrane. The complete structure is covered with plasma membrane, ठीक है ना। तो पूरा स्ट्रक्चर किससे कवर्ड है, इट इज कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट,
the cytoplasmic content lost, only a line, only a thin layer of cytoplasm remain. क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म का जो मैक्सिमम कंटेंट है that is actually during this process of development of sperm the cell lost the maximum cytoplasm content, only there is a thin layer of the cytoplasm remain, थोड़ा सा ही जो है साइटोप्लाज्म वो बचा रहता है एक्चुअली, नॉर्मली बच जाता है. And that is also which region, that is also can be seen in the tail region. That means the sperm only contribute the genetic material, not the cytoplasm. इससे हमें क्या पता चला, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो रिड्यूस हो जाता है, साइटोप्लाज्म रहता नहीं है, जो भी रहता है थोड़ा सा आपका टेल पार्ट में रहता है, बाकी किसी पार्ट पे जो स्पर्म जो आपका किसी पार्ट पे जो आपके स्पर्म की जो किसी भी पार्ट पे वहां पे साइटोप्लाज्म नहीं रहता है, सिर्फ कहाँ रहता है, वो भी आपके सिर्फ टेल में रहता है. ठीक है ना. सो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं. सो these are the changes. Next, what is the other change what we can see during the development of the sperm? Yeah, the mitochondria will changes into a spiral or a ring like ribbon-like structures. अच्छा, mitochondria जो सेल का है वो क्या करेगा? It will changes into a spiral or spring-like ribbon-like structure known as Nebenkern. क्या कहते हैं हम उसे? Nebenkern. 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 ठीक है. Now the उसके बाद क्या हमें जानना है? सेंट्रियोल. अभी सेल में सेंट्रियोल्स भी होता है ना. गोल्जी बॉडी के बारे में बात की, उसमें क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का क्या मॉडिफिकेशन हो जाता है वो हम बात की है. उसके बाद में हमने बात किया माइटोकॉन्ड्रिया का मॉडिफिकेशन क्या है, उसका नाम क्या है, सेल में हमें क्या दिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है मॉडिफाई बन के स्पर्म सेल में क्या बन जाता है, निबंधन बन जाता है, वो भी हमने डिस्कस किया. अब सेंट्रियोल भी होगा ना सेल में, उनके साथ क्या होगा, वो क्या करेंगे, सेंट्रियोल्स कम टू लाई इन द पर्टिकुलर एरिया एंड दैट एरिया इज नेक रीजन. ठीक है. तो सेंट्रियोल क्या करता है, वो सेल के जब सेल मॉडिफाई हो जाता है तो उसको मतलब अपने आप को एकोमोडेट करने के लिए सेंट्रियोल क्या करता है, नेक रीजन मतलब क्या है, जो आपका स्पर्म का स्पर्म बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हम आगे देखेंगे, जैसे हेड रीजन, नेक रीजन एंड हेड, मिडिल पीस, हेड, नेक एंड मिडिल पीस. ठीक है. एंड टेल रीजन. तो बेसिकली 4 इसमें डिवाइड कर सकते हैं. तो जो नेक रीजन है वहां पे ये जो आपका सेंट्रियोल है वो वहां पे जाके सेटल हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, द लास्ट पॉइंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पर्मिएशन. SPERMEATION, spermiation, SPERMEATION, spermiation. ठीक है. So the page is actually a little bit blurred. I don't know what is there may be some technical problem. So you please adjust. You listen to the point, the spellings, and you write down. Now the release of the release of mature sperm from the Sertoli cells. Spermiation is actually a process in which the mature sperm are actually released from the Sertoli cells. Sertoli cells से जो mature sperm है, when it get released, and that process is called spermiation. ठीक है ना. Next, the next what we need to discuss that is your structure of sperm, human sperm. So ये बहुत ही basic है, बहुत simple है. So we'll discuss one by one. ठीक है. First, the human sperm is a haploid, flagellated and motile structure. तो हमने पहले भी देखा जो human sperm क्या है, it's a flagellated motile structure. ठीक है. और क्या है ये आपका haploid structure भी है. ठीक है. Now the sperm can be divided into 4 different parts: head, neck, middle piece, head, neck, middle piece, head, neck, middle piece and tail region. Now the nucleus is pointed anteriorly and posteriorly, and there is a depression. ठीक है. So nucleus क्या है? It is actually in case of अगर हम sperm को ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि nucleus is pointed anteriorly. Nucleus किसकी तरफ pointed है? Anterior part की तरफ. And the posteriorly there is a depression. और posterior part पे क्या है? Anterior part में जो आपका the nucleus है वो pointed उस तरफ, the nucleus is pointed towards actually in the anterior side or anteriorly, and posteriorly there is a depression. Now above this there is a cup-like acrosome. बिल्कुल ठीक इसके ऊपर, इस nucleus के ऊपर जो anteriorly pointed है, इसके ऊपर क्या रहता है? It is actually
the part which is surrounded by the plasma membrane. So above the this nucleus there is a cap like structure. तो न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, उसे हम बोलते हैं एक्रोसोम. ठीक है. Now the complete head part is surrounded by plasma membrane. तो जो हेड वाला पार्ट है वो कंप्लीटली किससे कवर होता है, किससे मैंने कंप्लीटली कवर होता है, दैट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. तो हेड पार्ट इज एक्चुअली कंप्लीटली सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ देयर आर टू सेंट्रियोल्स, ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है ना. सो देयर आर टू सेंट्रियोल्स, वन इन द डिप्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड अनदर इन द नेक रीजन. So there are two centrioles. How many centrioles? Two. One in the depression of the nucleus and another in the neck region. So जो न्यूक्लियस का डिप्रेशन है, एक वहां पे हमें दिखेगा और दूसरा कहाँ दिखेगा, नेक रीजन में दिखेगा. ठीक है. और काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग फर्स्ट जाइगोटिक डिविजन. तो जब पहला फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा उसके बाद जो जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट का जो फॉर्मेशन होगा उसमें सेल डिवाइड होगा ना. तो जो सेल डिवाइड होगा उस समय स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, डिवीजन के समय. उस स्पिंडल जो फॉर्मेशन है उसमें ये हेल्प करेगा. ठीक है ना. ये आपका जो आपके डिप्रेशन में जो सेंट्रियोल है, जो डिस्टल सेंट्रियोल है, उसकी बात कर रहा है. दैट इज गोइंग टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल ड्यूरिंग द जाइगोटिक डिवीजन. Now the second contractile is known as a distal contractile. First contractile, not contractile, centriole, my mistake. The first centriole and the second centriole. The second centriole is known as distal centriole और पहला वाला हम बोलते हैं proximal centriole. ठीक है. Proximal मतलब पास, distal मतलब दूर. तो जो पास होता है उसे बोलते हैं proximal, जो दूर होता है उसे बोलते हैं distal. ठीक है. Now the second centriole is known as a distal centriole and help to form axial filament. और क्या हेल्प करता है ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, वो क्या बनाने में हेल्प करता है, एक्सियल फिलामेंट बनाने में हेल्प करता है. ठीक है. और जिसे हम कह सकते हैं दूसरे इन अदर वे वी कैन कॉल इट एज एक्सोनीम. क्या कहते हैं हम इसे, एक्सोनीम. सो दिस इज एक्सोनीम. फाइन. नाउ the mitochondria is present in a spiral ribbon-like structure. This is very interesting. Mitochondria modify हो जाएगा और क्या बना देगा, एक ribbon-like structure बन जाएगा. ribbon-like structure दिखेगा. ठीक है. ribbon-like बना around the axial filament. और कहाँ पे होगा ये, axial filament के चारों तरफ. ठीक है. And in the middle piece known as Nebenken. और उसी को हम कहते हैं Nebenken. ठीक है. अभी डायग्राम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. Now the half part of the acrosome and the nucleus is covered with one sheath. क्या कह रहा है कि आधा या उससे थोड़ा ज्यादा जो पार्ट है एक्रोसोम का और न्यूक्लियस, इट इज कवर्ड विथ वन शीथ नोन एज गैलिया. ठीक है. तो क्रोमोसोम का आधा जो पार्ट है ये कवर होता है एक शीथ से, स्पेशल टाइप के शीथ से, जिसे हम क्या कह सकते हैं, गैलिया. ठीक है. Now next, an additional membrane covering the lower half of the nucleus, neck and middle piece. ठीक है. और क्या हमें मिलेगा, apart from these structures there can be what we can see there is a additional membrane covering is also present. कहाँ पे, additional membrane covering the lower half of the nucleus. ठीक है. न्यूक्लियस के लोअर हाफ में नेक और मिडिल पीस पार्ट. ठीक है. फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज मैंचेटे. ठीक है. तो ये वाला जो एडिशनल स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, मैंचेटे. ठीक है. सो एंड एडिशनल, इट इज वर्किंग और फंक्शनिंग एज एडिशनल कवरिंग, एक्स्ट्रा कवरिंग. ठीक है ना. सो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट. अभी जो नेबनकन है वही तो माइटोकॉन्ड्रिया है. इसका काम क्या है, इनका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना. किसको, स्पर्म को. क्यों करना, टू कंटिन्यूअसली मेक इट्स वे, तो फॉर कंटिन्यूअसली मूवमेंट, और कंटिन्यूअसली बिकम एक्टिव. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म के टेल पार्ट को. ठीक है.
नाउ द माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है मूवमेंट के लिए. दूसरा, द मेल 2 टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. मेल में क्या है ना, बेसिकली 2 तरह के क्रोमोसोम टाइप होते हैं, या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, है ना. ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले स्पर्म का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर हम थोड़ा देख लेते हैं. लेट अस सी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. सो दिस इज द स्पर्म, दिस इज हेड पार्ट, ये हेड पार्ट है. देन दिस इज द नेक पार्ट, देन वी हैव द मिडिल पीस, एंड देन फाइनली द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड टेल. ठीक है. तो हमने क्या देखा था, हमने डिस्कस किया था कि जो आपके स्पर्म के हेड पार्ट है, बिल्कुल उसके एंटीरियर पार्ट में एक्रोसोम होगा, है ना. एक्रोसोम, इसी में जो स्पर्म लाइसिस रहता है, which is helping the sperm to digest the plasma membrane in of the ova, है ना. Now after that we have discussed that there is a structure called gallia. So जो gallia structure है, we have seen that gallia structure that is actually extra, or it is a covering. Gallia is the covering, right? So the gallia is one of the it's actually covering. And next is the nucleus. If you see the nucleus properly, it is very clear that it is pointed. तो एक तो है गैलिया, हमने पहले पढ़ा एक्रोसोम जो कि एंटीरियर पार्ट में है. देन वी हैव सीन देयर इज अ गैलिया. गैलिया क्या है? इट्स अ हाफ पार्ट ऑफ, एक्चुअली द हाफ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम. आधा पार्ट जो है क्रोमोसोम का, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है, मेक हाफ ओनली. सो दिस इज द हाफ पार्ट. सो यू कैन सी देयर इज अ discontinuation. So half part of the sperm, head part of the sperm, what is happening to the half part? It covered with one sheath. एक अलग तरह का स्पेशल टाइप का शीट होता है जो कवर करता है हाफ पार्ट ऑफ द हेड पार्ट ऑफ द स्पर्म, इज नोन एज गैलिया. इसी को हम बोलते हैं गैलिया. ठीक है ना. नाउ after that, the gallia, we can see this is the nucleus which is pointed, and just below the nucleus there is a small, and the nucleus is pointed, and there is a depression in the nucleus as well. And in that depression, and then near the neck part, we can see there is a area, or there is a structure which is called proximal centriole. Centriole यहाँ पे एक यहाँ पे settle हो जाता है. दूसरा होता है distal centriole जो कि दूर होता है. ठीक है. And this is the head part, and this is the neck region, and then this is the middle piece. Now apart from that, what we can see, there is one more structure. See, there is an additional membrane covering and the lower half of the nucleus, neck and the middle piece apart from the plasma membrane. ठीक है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ के भी आपका जो पूरा जो स्ट्रक्चर है आपके स्पर्म का, स्पेशली जो न्यूक्लियस, नेक, मिडिल पीस पार्ट, ठीक है, ये सब जो है आपका एक एडिशनल मेम्ब्रेन जो कवरिंग इसमें हमें दिखेगा, हम जिसे कहते हैं मैनचेटे. यू कैन सी हियर. सो दिस इज द मैनचेटे. सो दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट लेयर, एक्स्ट्रा लेयर. ठीक है. यहाँ जहाँ से आपका गैलिया खत्म हो गया, बिल्कुल वहां से स्टार्ट हुआ, और आप देख सकते हो ये पूरा कवर कर रहा है. इसी को हम कहते हैं मैनचेटे. दिस इज द एक्स्ट्रा कवरिंग. ठीक है. नाउ हियर कैन यू सी देयर स्पाइरल रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स कैन बी सीन. यहाँ पे एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा. ठीक है. मिडिल पीस में जस्ट आफ्टर दी डिस्टल सेंट्रियोल के बिल्कुल नीचे. दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेबनकन. इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? नेबनकन. ठीक है. दिस इज द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इसका काम क्या है? इट इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द टेल ऑफ द स्पर्म फॉर प्रॉपर मूवमेंट. ठीक है. नाउ तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इट इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी फॉर मूवमेंट. ठीक है ना. Then after that, what we can see, there are some axial filaments which are coming out from the distal centriole part, and it is going towards the tail part. ठीक है. And these are called axial filament. Right. So after the structure, after the part of the middle piece, then there will be a tail part, and it will continue like this, and it will be quite long. तो ये tail part ऐसे फिर ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे tail part जो है यहाँ पे connected हो गया. This is the tail part. ठीक है. तो वैसे टेल पार्ट बन जाता है ना. सो आई विल शो यू अ क्विक व्यू ऑफ द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, और डायग्राम, रियल डायग्राम ऑफ द स्पर्म, टू हैव अ बेटर आइडिया रिगार्डिंग दैट. ठीक है. सो लेट अस सी. सो इफ यू सी हियर, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. तो वही सेम चीज आप देखोगे यहाँ पे एंटीरियर पार्ट में आपको एक्रोसोम दिख रहा होगा. देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द स्ट्रक्चर.
which is your nucleus, which is pointed anteriorly. Okay. Then we have the extra covering apart from the sheath, plasma membrane. This is the plasma membrane. This is the acrosome. Okay, na? Then acrosomal sheath. Fine. Then we have the neck part. Then the middle piece is the head part. Now we can see this ribbon-like structure. What is clearly visible? That is called your Nebenken. That structure is called Nebenken. Okay. Now from there, the axial filament which is coming here, you can see this is the position of the centriole. That is your proximal centriole, and here after that, at the lower part, we are having the distal centriole. From there, the axial filaments are coming. You can see the axial filaments are coming. It is continuing throughout the length of the tail part. The axial filament यहाँ से आपका origin हो रहा है centriole से, and it is continuously following the or it is continuing with the length of the tail. ठीक है? So this is the basic diagram. So no need to draw this diagram. You can draw the diagram what I have drawn for you. And if you want to draw this as well, you're welcome. You can also draw this diagram. Fine. So this was the structure of the sperm and the process by which sperm is forming, or spermatogenesis we have discussed. So in the next class we'll discuss the next part, that is your oogenesis, and we'll also see the structure of egg or ova. Till then, take care. Stay at home. Be safe.